सूबाई सिंध के 12 मई 2007 किसके दौर में हुआ था? वसीम अख्तर साहब के दौर में हुआ था। आप कुछ दोस्त जो पुराने रिपोर्टर्स हैं, मीडिया हाउसेस का घेराव 12 मई 2007 को सबको याद है। वो आदमी कह रहा है, वो आदमी जो 4 साल तक सिवाय तनकीद के, सिवाय मायूसी के कुछ नहीं बेचा उस आदमी ने, वो आदमी तनकीद कर रहे हैं। तो उनको छोड़ दीजिए, उनको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ मायूसी, नेगेटिविटी जिन लोगों को बेचनी है वो यही करते रहेंगे, बिकॉज उनके अंदर वो काम करने की ना सलाहियत है, ना वो काम करना चाहते हैं। और यही कराची वालों को समझने की ज़रूरत है कि एक दावेदार वसीम अख्तर साहब हैं, उनका माजी ये है, माजी से सबक सीखें। और एक नईम और रहमान साहब हैं जो रेड लाइन की मुखालफत कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं जिनका काम है डेली सुबह 10-11 बजे उठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर नईम और रहमान साहब कहेंगे यार पीपल्स पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो उनका सियासी मंजन कौन बेचेगा? अगर वसीम अख्तर साहब ऐसे कागजात फेंकते थे ना वो, हाँ, पूरे 4 साल मजे किए, पूरे 4 साल, और फिर आखिर में कागज फेंक के चले गए। अगर वसीम अख्तर साहब मुस्बित बात करेंगे तो फिर ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं बनेगी ना, कवरेज तो नहीं होगी ना उसकी, तो नेचुरली फिर वो नेगेटिविटी बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि कराची वालों के सामने ये चीज़ अब आया हो चुकी है कि उनको मायूसी नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए, उनको बेहतरी चाहिए। वो बेहतरी जो 1122 के शक्ल में पीपल्स पार्टी ने करके दी उनको, ये बेहतरी जो पीपल्स बस सर्विस की शक्ल में पीपल्स पार्टी ने करके दी, ये बेहतरी जो NICVD, JPMC, NICH, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की शक्ल में कराची वालों को दी, SIUT इंडस हॉस्पिटल को अरबों रुपए की ग्रांट देके वो बेहतरी की। उनको वो बेहतरी चाहिए जो चाइल्ड लाइफ सेंटर आपके गरीब बच्चों को कोरंगी के अंदर सरकारी अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत की फंडिंग की वजह से फराहम कर रहा है, उनको वो बेहतरी चाहिए। कराची वाले फैसला करेंगे ये, कि उनको ये मायूसी नहीं चाहिए, उनको वो मेयर नहीं चाहिए जो कहे मेरे पास इख्तियारात नहीं है, उनको वो मेयर चाहिए जो बुरा वक्त हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, बारिश की सिचुएशन हो, सड़कों पर खड़ा हो, कैफे प्याला पर इमरान इस्माइल के साथ खड़े होके पराठा चाय ना खा रहा हो। कराची भर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के चक्कर में पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर दी, कोई स्टैंड नहीं लिया इन लोगों ने। नस्ला टावर के लिए नईम और रहमान साहब कोर्ट में तो चले गए। तबाही की इब्तदा जो कमर्शलाइजेशन पॉलिसी नेमतुल्लाह साहब ने की थी, जमात इस्लामी ने की थी, कभी उसके बारे में तो बात करें ना। तो खुदारा मैं समझता हूं मायूसी से कुछ नहीं होता, मायूसी कुफर है। चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है, हमने चीज़ों को बेहतर किया है, और इंशाअल्लाह कराची वालों का फैसला ये करना है कि उनको मायूसी का सफ़र चाहिए या बेहतरी का सफ़र चाहिए। और मैं बहैसियत कराची वाले के, इस शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मैं समझता हूँ बेहतरी का सफ़र मुस्तफ़ीद होगा हमारे लिए, हम सब के लिए। बहुत शुक्रिया। ये करके कह रहे हैं कि 2018 के आम इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में बाजवा साहब ने उनकी हिमायत की थी, मदद की, ये सदर मुमलिकत साहब कह रहे हैं। और इमरान खान अगर 25 मई की कॉल ना देते तो शायद इंतखाबात के हवाले से समझौता भी हो जाता। तो क्या रिस्पॉन्स? हम तो हमेशा से कहते थे कि PTI आवाम की वजह से नहीं आई है, तो अब इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब भी यही कह रहे हैं। ऐन से आरिफ है, ऐन से इमरान है, लेकिन ये आरिफ और इमरान का आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये खुद माशाअल्लाह आज खुद माशाअल्लाह इस तरह की बातें करके इस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि इनका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि इंसान की सबसे बड़ी बुराई होती है मोहसिन कुश होना। मेरे ख्याल में आप लोग भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, मोहसिन कुश नहीं होना चाहिए।
तो ये तो इतने बड़े खुदकुश हैं कि अपने मोहसिनों के साथ भी उनका मान नहीं रख रहे हैं, तो जो अपने मोहसिन का नहीं वो इस कौम, इस मुल्क की आवाम का भी नहीं। जी अब अरबाब करके मैं फिर सबका ये बताएं कि इमरान खान ये कह रहा है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, इसको किसने बताया? अब देखिए, मैं एक ख़ास बात है इनकी, ये बयान देते हैं, फिर बयान से यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहते हैं यार यू टर्न लेने वाला तो बड़ा लीडर होता है। तो पता नहीं किसकी बातों पे चल रहे हैं, कौन इनको बता रहा है, लेकिन इनकी बात का कोई भरोसा कर नहीं सकता, और जो फ़ोन करने वाले थे ना वो भी भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ इन बातों को सीरियस हमको नहीं लेना चाहिए। इस मुल्क में इंतखाबात का फ़ैसला आईन पाकिस्तान करेगा, आईन पाकिस्तान, इमरान खान नहीं करेगा। और वो आइन दो तरीक़ेकार देता है। एक तरीका ये है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, जो कि गालिबन 12 अगस्त को या 13 अगस्त 2023 में मुद्दत पूरी होगी, और उसके बाद गालिबन 60 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक होना लाजमी है। दूसरा तरीका ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर मुमलिकत को ये एडवाइस दें, ये मशवरा दें कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। तो एक तरफ फ़ैसला आइनी मुद्दत के हवाले से आइन में ऑलरेडी हुआ है, और दूसरा फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करना है। इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली खान साहब शायद आज भी वो तख़य्युलाती ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं उस दुनिया में वो सोचते हैं मैं अभी भी वज़ीर आज़म हूँ। तो उस वज़ीर आज़म के तौर पर वो सोचते हैं कि बस मैं आरिफ को कहूँगा, आरिफ असेंबली तोड़ दो, आरिफ कहा जी सर मैं तोड़ देता हूँ। ऐसे ही होता है ना। मतलब मैं आरिफ अलवी साहब, मैं बिल्कुल आपकी वो तस्दीक नहीं कर रहा, आप पाकिस्तान के सदर हैं, मैं इज़्ज़त करता हूँ, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन खान साहब तो ऐसी बात करते हैं ना, तोड़ दो। तो मेरे ख्याल में जो मार्च अप्रैल की खबरें हो रही हैं, ये खबरें ही हैं यू टर्न पे यू टर्न। जहाँ उन्होंने असेंबली की पंजाब के लिए बात की, KP के लिए बात की, यू टर्न ले लिया। पिछले मार्च से अप्रैल से उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ देंगे। मेरे ख्याल में फिर 2024 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, इनकी कलाबाजियाँ ऐसी चलती रहेंगी। नया मंतक सामने लाया है, वो कह रहा है 3 साल गुजर चुके हैं, अब इंतखाबात होने चाहिए, अब इंतखाबात होने चाहिए, हर डिवीजन के सतह पर असेंबलियाँ होनी चाहिए। ये सब कैसे होगा? ये तो सदारती निज़ाम की तरह ही होगा। आप इस पर क्या, आप क्यों सीरियस लेते हैं इन लोगों को? ये आइन, असल में मसला ये है कि इन्होंने आइन पढ़ा ही नहीं, कभी मुताला नहीं किया। हल्फ ले लेते हैं लोग, लेकिन कभी कागजात पढ़ने का कोशिश नहीं की। आईन पाकिस्तान में डिवीजन सतह पर तो इलेक्शन नहीं होने हैं। आईन पाकिस्तान के अंदर तो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होने हैं। गालिबन 270 या 272 हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, उनके ऊपर इंतखाबात होने हैं, वो इंतखाबात होंगे। कोई और तरीका तो है नहीं। पता नहीं ये क्यों गैर आइनी बातें करते हैं। ये शो करता है कि आईन पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है इनको और कितनी दिलचस्पी है। तो इस चीज़ों को आप छोड़ दीजिए इधर। साहब ये बताएं इस तरफ बारी हलीम आप भूल गए सवाल। की जानिब से भी और इमरान खान की जानिब से भी जो है वो वज़ीर ख़ारजा के दौरों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उनके एक्सपेंसेस को जो है वो आवाम के सामने लाया जा रहा है। वाकई जो है वो इतने एक्सपेंसेस आए, या फिर बिलावल साहब जो समझते हैं कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दौरे करके पाकिस्तान के लिए जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने। अच्छा, एक आप ज़्यादती कर रहे हैं कि इमरान खान और हलीम आदिल शेख को आप मिला रहे हैं। यार इमरान खान का थोड़ा कद है, हलीम मतलब खुदा का वास्ता है, ये तो ना करें। खान साहब कहते हैं कि मुल्क का वज़ीर ख़ारजा दौरे क्यों कर रहा है। अगर वज़ीर ख़ारजा दौरा नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? कम से कम वज़ीर ख़ारजा अपने ख़ानदान वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रुफ़का को उम्रा कराने लेके नहीं जा रहा, जो आप उस ज़माने में तस्वीर देखते थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब देखें, इंसान सबसे ज़्यादा ख़ुद चीज़ों का रिबटल दे सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख़ुद रिबटल दे दिया कि इवन दो उनका इस्तेहकाक है, उनका हक़ है कि बहैसियत वज़ीर ख़ारजा वो सरकारी सतह पर ट्रैवल कर सकते हैं। वो अपनी ट्रैवलिंग के अखराजात जो हैं वो ख़ुद बेयर करते हैं, अपने स्टाफ के जो अखराजात हैं वो ख़ुद बेयर करते हैं। तो इससे बड़ी तरदीद तो आ नहीं सकती। बिलावल साहब ख़ुद कह चुके हैं। क्या इमरान खान साहब कहेंगे कि माजी में जब वो मदीना शरीफ पर लैंड करते तो ख़बर चलती थी कि खान साहब नंगे पैर
मदीना शरीफ में लैंड हुए और वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक गए, तो बता सकते हैं कि अपने ज़ाती अखराजात पर गए थे या सरकारी अखराजात पर गए थे? तो बिलावल साहब ने तो कह दिया है कि अपने अखराजात पर्सनली बेयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस काम को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसा वज़ीर ख़ारजा है जो एक्चुअली कौम के ऊपर बोझ नहीं बन रहा, वो अपने एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर रहे हैं। ये आप देखें, आपने अपने सवाल में खुद पूछा इलीगल इमिग्रेंट। आप मुझे बताइए, क्या कोई शख्स, क्या आप इलीगली किसी परमिट के बगैर, किसी परमिशन के बगैर, किसी शनाख्त के बगैर, किसी पासपोर्ट के बगैर दुनिया के किसी भी मुल्क में रह सकते हैं? इसका जवाब है नो। तो हमारे प्यारे पाकिस्तान में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट रह रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो लीगल इमिग्रेंट है, जो कानूनी प्रोसेस के साथ इस मुल्क में है, वो इस मुल्क का बाइज़्ज़त शहरी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसको वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए जो आपको, मुझे, हम सबको मिले हुए। लेकिन जिन लोगों के पास वो कानूनी दस्तावेज़ात नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए थी और हो रही है। ये करके माफ किया था जी। कराची के मुख्तलिफ अजला में तरक्याती काम तेजी से जारी थे, लेकिन अचानक से लगा ऐसा रहा कि उन तमाम तरक्याती कामों को फुल स्टॉप लग गया, रुक गया। इसकी वजह बता देगा। दूसरा आपसे सवाल ये था कि एमकेएम की जानिब से बलदियाती हल्का बदल तकरीबन 70 से ज़ायद यूनियन कमेटीज में इजाफा करने की तजवीज़ दी गई थी। क्या सिंध हुकूमत यूनियन कमेटीज बढ़ाने पे गौर कर रही है? इसमें क्या? देखिए, हम खुद तो ये काम नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये काम है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक दरख्वास्त सिंध हुकूमत के पास आई है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला था, उसके मुताबिक उन्होंने हमें दरख्वास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में लिखा हुआ है कि सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने इस मामले को रेस किया जाए। तो हमने पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया। हमने उनकी दरख्वास्त जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दी है उस अदालती फ़ैसले के साथ, और अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी क्या राय इस हवाले से देते हैं। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई जवाब हमारे पास नहीं आया है। जैसे ही जवाब आएगा उसकी तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। जहाँ तक काम है, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ ये है कि जो काम स्टार्ट किए गए वो कोई डिस्क्रेशन के ऊपर नहीं स्टार्ट किए गए, उनका एक प्रोसेस था, उनको बजट में डाल के अप्रूव कराया गया, और वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो चल रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं पहले मैं खुद मॉनिटर कर रहा था, मैं खुद जगह जगह पहुंचता था, तो शायद उसके अंदर जो काम हो रहा था उसके अंदर थोड़ी सी तेज़ी थी, शायद थोड़ी सी उसके अंदर सुस्ती आ गई हो। लेकिन मैं इसको वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं अभी भी बहैसियत मुशीर वज़ीर आला सिंध उन चीज़ों का मुआयना भी करूँगा, विज़िट भी करूँगा। और आपने देखा पिछले दिनों वज़ीर आला सिंध खुद 1112 के जो इमरजेंसी सेंटर थे उसका उन्होंने इफ्तिताह किया, और वहाँ पर नए एडमिनिस्ट्रेटर साहब भी मौजूद थे। तो मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि शहर में जो काम का सिलसिला जारी हुआ है वो इसी तरीके से कंटिन्यू होना चाहिए। चेहरा कोई भी हो, इस शहर का हक है कि शहर में काम हो, शहर में बेहतरी हो। मुर्तज़ा वहाब हो, कोई और शख्स हो, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि काम का सिलसिला इसी तरीके से जारी सारी रखा जाए, और मैं इंशाल्लाह मेक श्योर करूंगा कि काम कंटिन्यू करे। ये करके मैं इकोनॉमिक टेररिज्म था और खान साहब को हटाया भी आईनी तरीके से गया, क्योंकि जब वो लाखवजीर हो रही, तो उनके जो हालिया बयानात हैं उसका भी टारगेट जो है उनका वो है कि स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी की बात करें, वो इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। तो कोई आईनी तरीका नहीं है कि इनके बयानात जिसमें ये यूटर्न कहते हैं उसको कोई आईनी तरीके से जवाब किया जाए? इसका एक बड़ा आसान तरीका है, मीडिया पे रिपोर्ट करना छोड़ दें। वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं उनके बयानात पे, देखिए मैं बताऊं, मैं मोदी है ना, उसने गुजरात में कत्ल व गारत कर दी, तबाही कर दी, वहाँ लोगों के साथ ज़्यादती जो इंडिया में इस वक्त हो रहा है वो सबके सामने है। लेकिन इंडिया अपने आप को पोर्ट्रे करता है क्या? इनक्रेडिबल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ बयानात ऐसे होते हैं जिसका नुकसान पाकिस्तानी कौम को होता है, पाकिस्तान को होता है, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान इज़ अबव बोर्ड, पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है, 22 करोड़ आवाम का है।
तो खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने बयानात में वो पीपल्स पार्टी को या नून लीग को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो कभी कभार पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे वो आपको याद होगा मलेशिया गए थे महातिर मोहम्मद से मिलने के लिए, बजाय इसके कि वो लोगों को कहते कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है जहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके वो क्या है पाकिस्तान में बहुत करप्शन है, बहुत तबाही है। तो अगर मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि मुल्क का ब्रांड एम्बेसडर होता है, अगर वो खुद नुक्स बयान करे और अच्छाई को छुपा दे और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को उजागर करे, तो उसका नुकसान हम सबको का। तो मैं समझता हूँ वो 4 साल में हमने देख लिया कि खान साहब ने बहैसियत वज़ीर आज़म क्या नुकसान पहुँचाया है। और अफसोस की बात ये कि बहैसियत अपोजिशन लीडर के भी वो आज भी लोगों को उम्मीद नहीं दे रहे हैं, सिर्फ नुकसान पहुँचाने की बात करें। सॉरी यार, मुशीरे कानून भी है माशाल्लाह से, और कानून को बहुत बेहतर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन का कानून है, जब इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाती है तो ना तरक्याती काम होते हैं और ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। वो ऐसी क्या वजह थी, इतनी नागुज़ीर वजूहत थी कि उस पर डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें तब्दील किया गया, और फिर वज़ीर आला उस पर स्टैंड भी ले रहे हैं कि हाँ जनाब हो सकता है। अब जब कोई और इधर इंटरफेयर करेगा फिर आपको बुरा लगेगा। देखिए थोड़ा सा ये हमें समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन भी एक नॉर्मल प्रोसेस है ना, तरक्याती काम क्या रुक जाएंगे? अगर इलेक्शन का प्रोसेस 30 दिन चलेगा, 45 दिन चलेगा, तरक्याती काम नहीं होने चाहिए क्या? तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। भाई लोगों की सेवरेज लाइन डलनी है तो सिर्फ इलेक्शन के बाद तो नहीं डलती ना वो। अगर आपकी सेवरेज चौक हुई हुई है तो वहाँ काम होने की ज़रूरत है ना। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो वो काम होने की ज़रूरत है ना। तो मैं समझता हूँ इस मंतक को ठीक करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में इलेक्शंस और हुकूमत, गवर्नेंस और इलेक्शन साथ साथ चलते हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी इनको चलने की ज़रूरत है। जी अभी हाल ही में जहाँ पे 1122 का इफ्तिताह किया, वहाँ पर ग्रीन बसेस खड़ी हुई थी, 1122 की कीमती एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी। इसी तरह से हाल ही में यूनिवर्सिटी रोड जो है 4-5 साल पहले बना, और ये रेड लाइन मंसूबा भी पहले का ही था, लेकिन अब दोबारा से उस पूरे रोड को खोद दिया गया। माले मुफ्त दिले बेरहमी, कब तक आवाम की आपने बड़ी इंजीनियर्स नाअहल है या कोई करप्शन का सिलसिला है कि नए रोड बनाते हैं फिर दोबारा खोदते हैं फिर बनाते हैं? यूनिवर्सिटी रोड मेरे भाई बनी थी 2016 में, और 2016 में रेड लाइन का मंसूबा नहीं था, और रेड लाइन का मंसूबा अभी कोई 3 महीने पहले उसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ है। प्लानिंग में था सर, पहले से यार उससे भी पहले प्लानिंग में था। प्लानिंग में तो इस वक्त पता नहीं क्या क्या है। तो अगर प्लानिंग के चक्कर में आप काम करना छोड़ दें तो फिर आप तनकीद इस बात पे करें काम नहीं हो रहा। तो इसलिए काम होता है। ये जो रेड लाइन मंसूबा बनेगा जिससे फ़ायदा एक आम आदमी को, गरीब आदमी को होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है, उसमें यूनिवर्सिटी रोड के बीच में सेंटर आइलैंड के ऊपर ये काम किया जा रहा है और सड़क को रिहेबिलिटेट किया जाएगा। और मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन का जो मसला है शहर का है वो इंशाअल्लाह रेड लाइन मंसूबे के ज़रिए हल हो जाएगा। जो आपने ग्रीन लाइन बसेस की बात की, आपने बात बिल्कुल ठीक कही। इस पर थोड़ी सी आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें कि किस दौर में, किस तारीख़ को, किसके फैसले के बाद ग्रीन लाइन बसेस जो कि चल रही थी उनको बैतुल मुकर्रम के उस ग्राउंड पर खड़ा कर दिया गया। ये मैं सवाल आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि किसके कहने पर, किसके फैसले की वजह से, किसकी मदाखलत की वजह से वो ग्रीन लाइन बसेस जो कि सड़क पर चल रही थी उनको सड़क से हटा के बैतुल मुकर्रम के ऊपर फील्ड कर दिया गया। उस सवाल का आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा। जी सलाउद्दीन, आई एम वेरी सॉरी। आपने भी कहा कि पाकिस्तान जो है दिवालिया होने पे पहुंच गया है, तो उनको जो लोग लेकर आए थे उनका एहतसाब कब होगा, या सिर्फ यही नजरिया ज़रूरत सियासी जमातों की जानिब से जिंदा रहेगा और उनको रिलीफ? मैं बैसित कानून के तालिब इल्म के मैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में तो बिलीव ही नहीं करता, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतें भी जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में बिलीव नहीं करेंगी। उनको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला नहीं करना चाहिए, कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ वो फ़ैसला किया जाएगा। जहाँ तक रिलीफ़ के टाइम फ्रेम का ताल्लुक़ है उसमें बिल्कुल दिसंबर की डेट ये दी गई थी, लेकिन जो डेटाबेस बन रहा है और वो जो एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम बन रहा है उसके लिए थोड़ा सा इल्तवा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पर हम आ गए। बहुत जल्द वो पेमेंट का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। अगली बात मुझे कहीं पहुँचना है, सॉरी।